नमस्कार, मैं हूं दिनकर आनंद और आप देख रहे हैं 5 शहर 5 खबर, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम की। इसके बाद आपको सीएम धामी के हरिद्वार दौरे के बारे में बताएंगे। फिर बात होगी जलमग्न हुई दिल्ली की। इसके बाद हम आपको मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायक के अनोखी प्रदर्शन के बारे में बताएंगे और आखिर में बात करेंगे बिहार में पुलिस और गुंडों की, जिन्होंने बीजेपी के नेताओं की ऐसी पिटाई की कि एक नेता की मौत हो गई। क्या है इसका सच, हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे और इस पर बिहार बीजेपी नेताओं का रिएक्शन भी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह टेकाम ने इस्तीफा दे दिया है। अब उनकी जगह मोहन मरकाम को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वह शुक्रवार सुबह 11 बजे मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि बुधवार को सीएम आवास में हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया। अपने इस्तीफे के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में किसे रखना है किसे नहीं रखना, यह मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है। मंत्रिमंडल में किसको जगह कहां देनी है, यह उनका एक प्रसाद होता है, जब चाहे जिसको दे सकते हैं। मुझसे कहा गया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का निर्देश है कि आपको इस्तीफा देना है। तो छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें, प्रेम सिंह टेकाम ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद अब मोहन मरकाम उनकी जगह ले सकते हैं। आपको बता दें कि मोहन मरकाम ने पीसीसी चीफ के पद से इस्तीफा दिया है। उनकी जगह दीपक बैज ने उनकी जगह ली। उसके बाद महज 24 घंटे के अंदर प्रेम सिंह टेकाम, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया। अब उनकी जगह मोहन मरकाम को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। वहीं इसको लेकर प्रदेश में सियासत भी भरपूर हो रही है। आपको बता दें, लगातार कांग्रेस विधानसभा चुनाव को लेकर फेरबदल करने में जुटी है। देखिए, नहीं, एक मिनट। हाँ जी, बोलिए। मंत्रिमंडल किसी को रखना और किसी को नहीं रखना, ये मुख्यमंत्री के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। और मुख्यमंत्री के तो पूरा मुख्यमंत्री होते हैं, और मंत्रिमंडल में किसको जगह कहाँ देना है तो उनके एक प्रसाद होता है, वो जब चाहें तो उसको दे सकते हैं। मुझे कहा गया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का निर्देश है कि आपको इस्तीफा देना है। आपने मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये निर्देश दिया गया, आपने इस्तीफा दे दिया है? आपने इस्तीफा दिया नहीं जाता है, इस्तीफा लेते हैं। आपने भेजा इस्तीफा करके? तो कैसे इस्तीफा देते हैं आप? क्या प्रक्रिया है? भेजे होंगे, कुछ भेजे होंगे, जो प्रक्रिया है उसका पालन आपने किया है? नहीं, जो प्रक्रिया होता है उसका पालन होता है। उसका नहीं, इस्तीफा का प्रक्रिया का पूरा पालन किया। सर, अभी बस चंद महीने बचे हैं चुनाव में, उससे पहले संगठन में भी और मंत्रिमंडल में भी लंबा फेरबदल नजर आ रहा है। हाँ, वो ठीक है, ये सब चलता रहता है। ये संगठन की और पार्टी की प्रक्रिया है, उसमें सब चलता रहता है। कोई अहम जिम्मेदारी मिलने की भी आसार है? अब चुनाव में काम करना है, पार्टी का जो निर्देश होगा उसमें काम करना है। खबरें ये भी हैं कि आपका टिकट भी कट सकता है, क्या इसके बारे में कुछ कहेंगे? अब ये किसका कटेगा किसका नहीं मिलेगा वो तो अलग बात है, लेकिन सबको पार्टी हित में काम करना है। अगला शिक्षा मंत्री आपके हिसाब से किसको होना चाहिए? क्या मोहन मरकाम हो सकता है? अब ये तो मुख्यमंत्री आपके हिसाब से, आप खुद काम किए क्षेत्र में। ऐसा है कि सुने, मैं कहा ना कि ये मुख्यमंत्री जी का विवेकाधिकार होता है, उनका विशेषाधिकार होता है। किसको क्या बनाएंगे, कौन सा विभाग उनको देंगे, उनके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, आपके अलावा और किन किन मंत्रियों से? तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में बड़ा उलटफेर हुआ है। आपको बता दें, महज 24 घंटे के अंदर कांग्रेस ने 2 बड़े बदलाव किए हैं। पहले दीपक बैज को छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी दी, मोहन मरकाम को हटाया गया। वहीं उसके बाद शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह टेकाम से इस्तीफा ले लिया गया है। खबर सामने आ रही है कि अब मोहन मरकाम को प्रेम सिंह टेकाम की जगह शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस 14 जुलाई को, यानी कि कल, कैबिनेट विस्तार भी कर सकती है। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले लगातार कांग्रेस अपने संगठन में फेरबदल करने में जुटी हुई है। आपने प्रेम सिंह टेकाम का बयान सुना, उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री के विवेक पे डिपेंड करता है कि वह किसे मंत्री बनाए और किसे ना बनाए। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के ठीक 4 महीने पहले छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम ने इस्तीफा दिया है। माना जा रहा है कि उनकी जगह मोहन मरकाम को यह जिम्मेदारी मिल सकती है। मोहन मरकाम को राज्य का नया कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है।
हरिद्वार में अत्यधिक बारिश के कारण हुए जलभराव और बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने और राहत बचाव की समीक्षा करने सीएम धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने एक और ट्रैक्टर में बैठकर क्षेत्र में जलभराव से हुए नुकसान का आंकलन किया। वहीं दूसरी ओर स्ट्रीमर में बैठकर बाढ़ से हुए नुकसान की स्थिति को भी देखा। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को सुरक्षित स्थान पर उनकी भोजन और स्वास्थ्य रक्षा की माकूल व्यवस्था के साथ रखने के निर्देश भी दिए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास चौहान हमारे साथ हरिद्वार से लाइव जुड़ गए हैं। विकास, क्या जानकारी है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, वह खुद स्थिति का जायजा ले रहे हैं। जी बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहे, जहाँ वो लखतर और कानपुर दौरे पर वहाँ पर पहुंचे, जहाँ जो बारिश जिस तरह से 3 लगातार जो बारिश है वही है, उसके कारण यहाँ पर लखतर और कानपुर क्षेत्र खासकर दोनों ही क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति यहाँ पर बनने, क्योंकि सोनाली नदी के तटबंध टूटने से जो शहर लखतर है और जो ग्रामीण क्षेत्र है करीबन जिसमें लगभग 4 लाख से अधिक जो लोग हैं वो यहाँ पर बाढ़ की चपेट में यहाँ पर आए हैं। जहाँ लखतर का मुख्य बाजार भी चपेट में है, जहाँ 2-2 फीट 3-3 फुट पानी है। लखतर जो रेलवे स्टेशन है उससे भी पूरी तरह से ट्रैक पर पानी आने के कारण ट्रेनें भी रद्द हुई, जिसका दौरा मुख्यमंत्री के द्वारा आज पूरे लखतर और कानपुर का किया गया। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से बोट में बैठकर लोगों से संपर्क साधा और कहा कि उनको आश्वासन दिलाया कि वो सरकार उनके साथ है और 24 घंटे किसी भी परिस्थिति में उनको अगर कोई परेशानी होती है और हालांकि जिस तरह से परेशानियां हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस तरह सोनाली नदी अब थोड़ा नीचे पानी कम हो रहा है और धीरे धीरे पानी निकलेगा। हालांकि बिजली और पानी की समस्या जरूर है, लेकिन उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई जाए और कोशिश ये की जाए कोई भी भूखा ना सोए और जो भोजन की व्यवस्था है उनके जिस तरह से लोग छतों पर आश्रय लिए हुए हैं उन तक अधिकारियों को आदेश दिए हैं मुख्यमंत्री ने कि उन तक भोजन की व्यवस्था तुरंत की जाए। जी, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज आपदा कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया था। वहां पे जाके मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव के साथ बात की। उसके बाद लक्सर जाने का ही क्यों सोचा? क्या लक्सर ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में आ रहा है? क्या लक्सर और हरिद्वार में ज्यादा इससे हानि हुई है? देखिए, लक्सर हमने पहले भी बताया है, अपनी खबरों में भी जिस तरह से पहले भी हमने दिखाया था कि लक्सर एक ऐसा क्षेत्र है क्योंकि वो गंगा का तटवर्ती क्षेत्र है, जहाँ पर जो जरा सी गंगा लगातार बढ़ती है तो वहाँ पर जो बाढ़ की स्थिति बन जाती है। और जिस तरह से सोनाली नदी ने अपने तटबंध तोड़े हैं, जिसके कारण वहाँ की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। लखतर के जो गांव हैं, कई गांव हैं और कानपुर जो उसके पास सटा हुआ एक क्षेत्र है, वहाँ पर दोनों ही जगहों पर ऐसी स्थिति बाढ़ की स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं। जहाँ पर मुख्यमंत्री ने पहले ये सोचा है कि वहाँ पर पहुंचकर लोगों को आश्वस्त किया जाए कि सरकार उनके साथ 24 घंटे खड़ी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली में यमुना जल स्तर पर लगातार भारी बढ़ोतरी की वजह से विकट स्थिति उठ खड़ी हुई है। दक्षिण पूर्वी, मध्य दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्व दिल्ली, कई इलाकों में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर दिल्ली में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बाढ़ की वजह से यमुना नदी के डूब वाले इलाके में रहने वाले लाखों लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इन इलाकों की सड़कों पर पानी आ गया। जलभराव और यातायात संबंधी समस्याएं उठ खड़ी हुई है। यमुना का रौद्र रूप अब दिल्ली वालों को सताने लगा है। तेजी से नदी का जलस्तर बढ़ा है और कई इलाके डूबने लगे हैं। बाढ़ का पानी लाल किले के पास भी पहुंच गया। लाल किले के पिछले हिस्से में झरने जैसा सीन दिखाई दिया। यह रिंग रोड से सलीमगढ़ के बाईपास का इलाका है। तो दिल्ली में लगातार यमुना अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से आज लाल किले के पास पानी पहुंच गया। लाल किले के पास झरने जैसी स्थिति देखने को मिली। इसके साथ दिल्ली के अलग अलग जगहों की तस्वीरें निकलकर सामने आई। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, क्या जानकारी है बाढ़ की स्थिति को लेकर दिल्ली की?
देखिए दिनकर, बिल्कुल यमुना नदी के जो तेज़ी से जलस्तर बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश लगातार दिल्ली या एनसीआर में हो रही है, तो हथनी कुंड से जो पानी है वो 208 के करीब पहुंच चुका है। बता दें कि हथनी कुंड में जो पानी का जो रहता है उसे छोड़ा जाता है, क्योंकि पिछले जो इलाके हैं वो बाढ़ में जो है तब्दील हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के जो है लगे जो VIP इलाके हैं उन इलाकों तक पानी भर चुका है, हॉस्पिटलों में पानी भर चुका है, क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा 40 मरीजों को जो है शिफ्ट कर दिया गया है। क्योंकि बाढ़ जिस तरीके से काफ़ी तेज़ी से आ रही है, यमुना में जलस्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उसको देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बैठक भी बुलाई थी। बैठक में उन्होंने सबको साफ दिशा निर्देश दिए, कहा है कि जिस तरीके से पानी दिल्ली के अंदर बढ़ रहा है, जलस्तर बढ़ रहा है, तो उस पर किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि दिल्ली के तमाम बड़े अधिकारी और बड़े नेता जो हैं अशोका रोड, अकबर रोड पर रहते हैं, उनके घरों तक ये पानी भर चुका है। पानी भरने के कारण जो लोग हैं आसपास का, उन्हें भी डर सताया हुआ है। जी, लेकिन नितिन, खबर सामने अभी आई कि बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए कई रास्तों को भी बंद कर दिया गया, जिससे कि लोगों को काफी परेशानी देखने को मिल रही है। किन रास्तों को बंद किया गया है, कृपया आप दर्शकों को विस्तार से बताइए। कि दिनकर, बिल्कुल जिस तरीके से जलस्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है दिल्ली के अंदर यमुना नदी का, तो बता दें कि उन रास्तों को भी इसलिए बंद करना पड़ा है क्योंकि जो लोगों को निकलने की परेशानी भी हो रही है, क्योंकि रास्ता जो है वही मेन रास्तों को बंद किया जा रहा है। क्योंकि जलस्तर जो यमुना नदी के ऊपर से चढ़ के नोएडा की तरफ आते हैं, नोएडा की तरफ से दिल्ली की तरफ लोग जाते हैं, उन रास्तों को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। क्योंकि यमुना का जो जलस्तर है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। बात की जाए तो उन रास्तों की, तो रास्तों पर इसलिए बैन किया है कि पानी जो है लोहे के पुल से ऊपर आ चुका है। उसको देखते हुए कि किस तरीके से कोई घटना ना हो जाए, तो उसको देखते हुए धारा 144 भी वहां पर लगा दी गई है। और लोगों से अपील भी कर रही है, पुलिस प्रशासन अपील कर रहे हैं कि पानी को जल्दी से जल्दी जो है निकाला जाएगा। लेकिन उसके बाद भी जो है लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना इसमें करना पड़ रहा है। तो नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में भी हालात जो है बाढ़ के काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बता दें कि उसमें जो है कल से ही रेस्क्यू कराया जा रहा है। तमाम अधिकारी लगे हुए हैं, जो आसपास के इलाके हैं जो जल भराव में तब्दील हो गए हैं, उनको जो है निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों को जो है अपने हाथों से निकाल के बाहर लाने, क्योंकि लोग पूरी तरीके से बाढ़ के पानी से तब्दील हो गए। क्योंकि जब बाढ़ आती है तो बाढ़ से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बात की जाए उनके खाने पीने का भी इंतजाम जो है सरकार कर रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से ये भी एडवाइस जारी कर दी गई है कि सभी लोगों को कोई परेशानी ना हो, उसको देखते हुए दिल्ली सरकार पूरी तरीके से निपटने के लिए तैयार है। और बात जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने साफ कह दिया है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जलस्तर जो है बढ़ता रहता है, तो उसमें कम होने का भी प्रयास जल्दी से जल्दी कराया जाए। क्योंकि हथनी कुंड से जब पानी छोड़ा जाता है तो पानी छोड़ने के बाद जो है दिल्ली के अंदर ये पानी आके रुकता है, जमुना नदी में आके रुकता है। तो जब से ही जमुना नदी में पानी आता है, जो आसपास के इलाके हैं उन इलाकों को पूरी तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पानी में तब्दील हो जाते हैं। तो इसलिए जो है दिल्ली सरकार पूरी तरीके से निपटने का इंतजाम में लगी हुई है। जी, लेकिन नितिन, खबर सामने आई है और तस्वीरें भी निकलकर लगातार दिल्ली के अलग अलग जगहों से आ रही है। दिल्ली के कई पॉश इलाके पानी में डूब गए हैं। मसलन आपने भी बताया दिल्ली में कई बड़े नेताओं और मंत्रियों के घरों तक पानी पहुंच गए हैं। इस लिहाज में जो निचले इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है? क्या उन्हें वहां से रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है? क्योंकि जब पॉश इलाके तक पानी पहुंच गई तब तो उनका जीना दूभर हो चुका होगा। देखिए दिनकर, बिल्कुल जिस तरीके से VIP लोगों के घरों में पानी भरा है, जो निचले इलाके हैं, जो लोग रहते हैं यमुना नदी के तट के किनारे रहते हैं, उन लोगों के लिए रेस्क्यू करा दिया जा रहा है। रेस्क्यू के लिए तमाम पुलिस प्रशासन, बहुत बहुत धन्यवाद नितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। भोपाल विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस के आदिवासी विधायक फुंदेलाल मार्को ने अनोखा प्रदर्शन किया। दरअसल फुंदेलाल सिर पर गोल टोपी, औंक कंबल का कोट पहनकर विधानसभा पहुंचे और बीजेपी विधायकों पर पेश करने का अंदेशा जताया। उन्होंने कहा कि वो पेशाब से बचने के लिए वाटर प्रूफ टोपी और कंबल ओढ़कर विधानसभा पहुंचे हैं, क्योंकि बीजेपी विधायक सत्ता के नशे में कुछ भी कर सकते हैं। तो कांग्रेस विधायक का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। पेशाब कांड के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया। टोपी और कंबल कोट पहनकर विधानसभा पहुंचे फंदेलाल मार्को विधायक है कांग्रेस के। उन्होंने कहा कि बीजेपी के विधायक कुछ नशे में चूर हैं। पेशाब कांड जो हुआ उससे हम लोग डरे सहमे हैं, आदिवासी समाज के लोग। ये जो देख रहे हैं, ये मेरा वर्षा ऋतु में किसान लोग जो है बारिश से बचने के लिए ये खोमरी लगाया करते थे, आदिवासी किसान। और ये कंबल भी ओढ़ा हूं मैं, ये पानी अंदर शरीर के नहीं जाता। सीधी कांड का जो पेशाब कांड हुआ उससे हम लोग डरे सहमे हैं कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के कोई लोग
ऐसा न हो कि पेशाब कर दे, और यदि सिर में करेगा तो कुमरी हमारा बचाएगा, और शरीर में करेगा तो कंबल बचाएगा। पेशाब कांड जो हुआ उससे हम लोग डरे सहमे हैं आदिवासी समाज। तो आपने सुना कि फुंदेलाल मार्को कांग्रेस विधायक ने कहा कि जो सिंधी में पेशाब कांड हुआ उससे हम लोग डरे सहमे लोग हैं और इसीलिए हम विधानसभा में टोपी और कंबल कोट पहनकर पहुंचे हैं कि कहीं बीजेपी के विधायक सत्ता के नशे में चूर होकर हमारे ऊपर पेशाब न कर दे। इससे सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। उनका यह पहनावा दरअसल उनका यह विरोध करने का एक अलग प्रदर्शन था। उन्होंने टोपी और कंबल कोट पहनकर विधानसभा पहुंचे और उन्होंने सिद्धि पेशाब कांड को लेकर बीजेपी को कटघरे में करने की कोशिश की। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, फुंदेलाल मार्को का अनोखा ड्रेस देखने को मिला विधानसभा में, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो मानसून सत्र था, जो कुछ सत्र था, वो 2 दिन के अंदर समाप्त हो गया है और बच्चों के वो 2 घंटे भी सत्र नहीं चल पाया और ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं माना जा रहा है। वही हंगामे की द्वितीय सत्र चल रहा है और वही आदिवासी के मुद्दों को लेकर और वहीं हम बात करें तमाम महंगाई के मुद्दों को सत्र के अंदर कांग्रेस विधायकों ने जमकर उठाया और वहीं कांग्रेस का ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि ये पहले ही सरकार द्वारा जो सत्ताधारी पार्टी ने षड्यंत्र रचा था कि सीधी जैसे तो गंभीर जो मामले हुए हैं, पेशाब कांड की हम बात करें, आदिवासी नेमावर की हत्या के मामले की बात करें, जैसे तमाम महंगाई जैसे जो तमाम जो मुद्दे थे और सतपुड़ा भवन के अंदर जो फाइल जलाई गई थी, इस तरीके के मुद्दे जो सदन में उठाने की कोशिश कर रही थी, मगर कहीं ना कहीं हंगामा हुआ तो उसकी भेंट जो है चढ़ गया। उसको लोग ठीक नहीं मान पा रहे क्योंकि लोकतंत्र के लिए नहीं माना जा रहा है। जिस तरीके से वो इतिहास ये उसी में दर्ज किया जाएगा कि सबसे कम चलने वाला सत्र है। अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश तरीके आगामी 2023 के चुनाव आ रहा है और वहाँ पर 43 सीटें जो है कि आदिवासी क्षेत्रों से बहुल क्षेत्रों से है और वहीं 50% से ज्यादा जो है कि ओबीसी वर्ग, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां उसको साधने पे खुली हुई है और लगातार कांग्रेस का विरोध बता रही है, वहीं आदिवासी अत्याचार उठाना चाह रही है और वहीं अब सदन की तो जो लड़ाई है अभी अब सड़कों पर कांग्रेस इसको लेकर जाएगी, जन जन तक ये अपना अभियान चलाएगी, लोगों को बताएगी और सबसे ज्यादा तो है कि आदिवासी क्षेत्र के अंदर जो है कांग्रेस उसको उठा सकती है ऐसे मुद्दे। जी, लेकिन आदिवासी के अपमान के मुद्दे को लगातार कांग्रेस तवज्जो दे रही है, उसे उठा रही है। विधानसभा में भी फुंदेलाल मार्को पहुंचे इस ड्रेस में। कितना फायदा कांग्रेस को आदिवासी का अपमान करने का मिलेगा, क्योंकि बीजेपी के द्वारा, बीजेपी के जो लोग हैं उनके द्वारा किया गया, ये लगातार इसको मुद्दा बना रहा है। आदिवासी वोटर भी मध्य प्रदेश में अच्छे खासे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो सीधी कांड मामले के अंदर जो आदिवासी था, पीड़ित आदिवासी को बुलाए और उसको पैर धोकर उसके चरण स्पर्श किए और उन्होंने उनका जल माथे से लगाया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी वो अपना डैमेज कंट्रोल करने पे लगी हुई है और जिस तरीके से अगर आप बात करें विधानसभा की कार्यसूची के अंदर जिस तरीके से अहम मुद्दे आए थे और तमाम प्रस्ताव आए थे, तो उसी को तो आदिवासी के अपमान को लेकर लगातार कांग्रेस इसको तवज्जो दे रही है, इसको तुल पकड़ाते जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेश, और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। विधानसभा में हंगामे के बाद प्रोटेस्ट निकाल रहे बीजेपी नेताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस घटना में एक बीजेपी नेता की मौत हो गई। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पटना के डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। लाठीचार्ज में जहानाबाद नगर के बीजेपी के महामंत्री विजय कुमार सिंह की मौत हो गई। पुलिस लाठीचार्ज में विजय घायल हो गए थे, उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद राजनीति गर्मा गई। मामले में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नीतीश सरकार को घेरा है। वहीं बीजेपी में हुए लाठीचार्ज पर बीजेपी अध्यक्ष ने जेपी नड्डा ने ट्वीट कर लिखा, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पटना में हुआ लाठीचार्ज राज्य सरकार की विफलता और बौखलाहट का नतीजा है। महागठबंधन की सरकार भ्रष्टाचार के किलों को बचाने के लिए लोकतंत्र पर हमला कर रही है। जिस व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई उसको बचाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री अपनी नैतिकता तक भूल गए हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी नेताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा है। पुलिस लगातार लाठीचार्ज कर रही है। इसी लाठीचार्ज में बीजेपी के जहानाबाद के रहने वाले महामंत्री की मौत हो गई। विजय कुमार उनका नाम बताया जा रहा है। दरअसल वह घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया।
अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। वहीं इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नीतीश सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पटना में हुआ लाठीचार्ज राज्य सरकार की विफलता और बौखलाहट का नतीजा है। महागठबंधन की सरकार भ्रष्टाचार के किले को बचाने के लिए लोकतंत्र पर हमला कर रही है। जिस व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई उसको बचाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री अपनी नैतिकता तक भूल गए हैं। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने ट्वीट कर निशाना साधा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई उसको बचाने के लिए पुलिस का बल प्रयोग करवाया जा रहा है। तो बीजेपी के मार्च पर पुलिस का लाठीचार्ज देखने को मिला। बिहार में तेजस्वी यादव के इस्तीफे पर बीजेपी अड़ी दिखी, प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं बीजेपी नेताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। इस घटना में बीजेपी नेता की मौत हो गई है। आपको बता दें कि डाक बंगला चौराहे पर की घटना बता रहे हैं आपके साथ, जहां जहानाबाद के बीजेपी के महामंत्री विजय कुमार सिंह की मौत हो गई। पुलिस लाठीचार्ज में विजय घायल हो गए थे। वहीं इस मौत के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्वीट सामने आया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि जिस व्यक्ति पर सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की उसे बचाने के लिए पुलिस बल प्रयोग कर रही है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बल प्रयोग कर रहे हैं, बेगुनाहों पर लाठीचार्ज करवाया जा रहा है। वहीं इस घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने फेसबुक पर लिखा कि बीजेपी कार्यकर्ता की मौत की जिम्मेदार बर्बर नीतीश तेजस्वी सरकार युवाओं, महिलाओं, किसानों के अधिकारों के लिए नहीं है, वह सिर्फ अपने खुद के लिए है। सरकार के खिलाफ बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन पटना में हो रहा था। इसी दौरान पुलिस की लाठीचार्ज में जहानाबाद के बीजेपी के महामंत्री विजय कुमार सिंह की मौत हो गई। मौत के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हमारे साथ बीजेपी विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। सर, कैसे देखते हैं बिहार में लाठीचार्ज हुई, बीजेपी की नेता की मौत हुई है? ये तो देखिए, ऐसी बर्बर सरकार है जी। जालियांवाला बाग का भी हम लोग तो उसके साक्षी नहीं रहे, लेकिन पढ़े हैं जो जी, तो वह भी जो है आज उसकी याद आ रही है। शायद उसके भी ये बर्बर सरकार है। हम लोगों ने तो जेपी आंदोलन भी हम लोगों ने देखा, उस समय की तानाशाही और तो उसके खिलाफ लड़ रहे थे और लोकशाही की रक्षा के लिए जी। तो इंदिरा गांधी के सरकार के उतनी बर्बर सरकार का हम लोगों ने सामना किया, लेकिन वह भी सरकार इतनी बर्बर नहीं थी जितनी बर्बर सरकार इस नीतीश कुमार की है बिहार में, और इसने जो किया है जी। तो हम लोग तो इनको मुख्यमंत्री बनाए, जनता ने सेवा करने का अवसर दिया जी, और ये जाके लालू प्रसाद जी के गोद में बैठ गए। इन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार से, अपराध से। लेकिन अमरेंद्र जी, विपक्ष की तरफ से आरोप लगते हैं कि लाठीचार्ज तो आप लोग भी जब नीतीश कुमार के साथ थे तब भी किए जा रहे थे, छात्रों पे किए जा रहे थे, इस दौरान भी लाठीचार्ज हुआ है। लाठीचार्ज हुआ, इस प्रकार से लाठीचार्ज नहीं हुआ। महिलाएं नहीं बख्शी गई साहब जी। आप देखिए, आप केवल एक एंगल से मत देखिए कि लाठी चल गई और एक दो लोग मर गए। आप उस हिसाब से मत देखिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र प्रताप सिंह आपका इंडिया वॉइस से जुड़ने के लिए। तो बिहार में लाठीचार्ज हुआ जिस पर सियासत तेज है। फिलहाल 5 शहर 5 खबर में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।